नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या परी चतुर्वेदी और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में आगामी समय में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर फिर से बड़ा दांव खेला है। 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में होने वाले लाखों कर्मचारियों के आंदोलन से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारें यह स्कीम लागू कर चुकी हैं। बता दें कि प्रदेश में पिछले 6 महीने से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को फिर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। तो वहीं इसमें मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा समेत सभी जिलों के कर्मचारी एक ही समय पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच उपवास पर बैठेंगे। और इससे पहले भी कमलनाथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ऐलान कर चुके हैं। दरअसल 1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती अधिकारी और कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू है और इसके तहत कर्मचारी 10% और इतनी ही राशि सरकार मिलाती है। तो वहीं कर्मचारी संगठन के अनुसार इस राशि को शेयर मार्केट में लगाया जाता है और इसके चलते कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो वहीं रिटायरमेंट होने पर 60% राशि कर्मचारियों को नगद और शेष 40% की ब्याज से प्राप्त राशि पेंशन के रूप में कर्मचारियों को दी जाती है। पुरानी पेंशन बहाली संघ के अनुसार पुरानी पेंशन नीति में सैलरी की लगभग आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी। डीए बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ जाती थी और नई नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाली का मामला उठा रही है। तो वहीं कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर फिर से ये बड़ा दांव खेलते हुए आगामी चुनाव की दृष्टि से एक कह सकते हैं वादा यहाँ पर कर दिया जनता से। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। चलिए हमारे साथ इसी खबर पर कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा से सत्येंद्र चौधरी जी, साथ ही यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी और कांग्रेस से अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस पैनल पर। सबसे पहले यहाँ पर मैं सत्येंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस तरह से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस अब यहाँ पर आंदोलन करने जा रही है और वादा यहाँ पर जो है कर दिया है कमलनाथ जी ने कि अगर सरकार बनती है तो इस योजना को वापस लागू कर देंगे। सत्येंद्र जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, आई एम गेटिंग यू। आवाज आ रही है आपकी? जी आपके पास पहुंच पा रही है, बताइए। हाँ अनन्या जी, सर्वप्रथम डीएनएन चैनल के समस्त व्यूअर्स को अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन है। और डीएनएन की समस्त टीम का भी अभिनंदन है। देखिए, कमलनाथ जी क्या घोषणा करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, क्या दम भरते हैं, यह आपने हम सभी ने देखा है। जब उनकी 15 महीने की सरकार थी, जब वो बनी थी तो वो झूठ के दम पे और ही बनी थी। झूठे वादे उन्होंने किए थे। वचन पत्र में उनके 1000 के लगभग वादे थे। जो वचन पत्र का बोतल का जिन्न जैसे सामने आता है ना, बोतल में से जब जिन्न निकल आता है, हमने दंत कथाओं में पढ़ा हुआ है, ऐसे ही वो वादे उनके जो जिन्न की तरह साबित हुए, सिद्ध हुए। और उन वादों ने वो झूठे वादे कर लिए थे उन्होंने, और वो जिन्न की तरह उनकी सरकार को परेशान करते रहे। और 15 महीने में ही उनकी सरकार की समाधि हो गई थी। ये आपने हम सभी ने देखा। उन्होंने उसमें एक वादा किया था कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे, 10 दिन में कर देंगे। नहीं कर पाए तो 1 महीने में मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 महीने सरकार चली, 15 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे, नहीं कर पाए। इसी प्रकार से आप देखिए, उन्होंने बात की युवाओं को रोजगार देंगे, 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन चार युवाओं के लिए एक युवा के लिए 4 रुपए भी नहीं दे पाए। और बेरोजगारी के जो आंकड़ा है बेरोजगारी पोर्टल पर, 1 साल में ही 7 लाख से ज्यादा बेरोजगार बढ़ा दिए। 20 लाख से 27 लाख बेरोजगार 1 साल के अंदर हो गए थे। मेरा सवाल आपसे ये है यहाँ पर कि काफी समय से जो है यहाँ पे कर्मचारी हड़ताल पर हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस योजना को लेकर। अभी तक सरकार ने सिर्फ आश्वासन के अलावा कोई एक्शन इस पर नहीं लिया, कोई निर्णय इस पे नहीं लिया। अगर कांग्रेस पे अब यहाँ पे वादा कर भी रही है तो फिर बुराई क्या है इस बात में? देखिए, वादा तो वही मैं कह रहा था कि ये वादे इन्होंने किए थे और वचन पत्र की तरह जिन्न निकल आया बोतल में से जो कहानी, और जिन्न ने अपने स्वामी को, अपने आका को ही परेशान कर दिया और आका ही धराशायी हो गए, सरकार धराशायी हो गई कांग्रेस की। कांग्रेस हर जगह झूठे वादे करती है। अगर कांग्रेस के अंदर कुछ भी सत्यता होती, कुछ प्रामाणिकता होती, तो कांग्रेस अपने 15 महीने की सरकार में ही ये सब कर सकती थी। लेकिन कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ
ये लॉलीपॉप देना, लुभावने वादे करना, झूठ फैलाना, जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है। रही बात कर्मचारी कल्याण की, तो भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार कृत संकल्पित है। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए सतत प्रतिबद्ध है और कर्मचारी हित झलकते हैं हमारी नीति में। अभी मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही माननीय शिवराज जी ने लेकिन कर्मचारी तो नाराज है ना यहाँ पर पार्टी आपकी सरकार से, हड़ताल पर बैठे हुए कब से? जरूर मैडम, कुछ कुछ बातें ये रहती कर्मचारी और सरकार के बीच में। जो सेतु का बंधन का काम है वो निरंतर जारी है। संवादहीनता की कोई स्थिति नहीं है। उनसे मिलकर के उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जरूर आगे बढ़ाएंगे। आपको मैं बता दूं, माननीय शिवराज जी ने अभी 4.5 लाख से ज्यादा हमारे प्रदेश के जो शासकीय सेवक हैं उनके लिए 31% महंगाई भत्ता 34% कर दिया है। और पहले तो ये 1 साल पहले और भी कम था, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर 7वें वेतनमान में जितना केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता उतना ही हमारे जो मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं उनको मिल रहा है। साथ ही साथ जो पेंशनर्स हैं उनका भी डियरनेस अलाउंस बढ़ाया है। तो ये काम करने का लाखों हजारों करोड़ का बोझ हमारे सरकार पर हमारे स्थापना व्यय में जाता है और माननीय शिवराज जी ने ऐसे समय में भी ये सब किया है। और आप देखिए, ये कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी जो दम भरती है, कहती है कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, श्रमिक वर्ग की हितैषी हैं, तो हमारे श्रमिकों का कभी कोई प्रधानमंत्री श्रमिक सम्मान योजना कौन लेके आया? श्रम योगी मानधन योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके आए। तो कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, जो बड़े रहनुमा बनते हैं कर्मचारियों के, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनके साथ में छल किया, धोखा किया, पाखंड किया और धूर्तता की है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में या राज्य में मौका चलिए, आपने इतनी बातें बोली हैं। अब यहाँ पे इस बात का जवाब ले लेते सतीन जी, हमारे साथ अमित शर्मा ही जुड़े हुए हैं। अमित शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि अब तो एक और वादा यहाँ पर कर दिया है और सतीन जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से वादे करती है, लुभावने से लॉलीपॉप देती है यहाँ पे वोटर्स को। तो यहाँ पे पेंशनर्स के लिए बोल दिया आपने कि यहाँ पे पुरानी पेंशन जो योजना है उसको वापस लागू किया जाएगा। अनन्या जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे विद्वान साथी जो इसका सही उत्तर नहीं दे पा रहे और अनर्गल बातों, अनर्गल शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे उनकी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाई दे रही है कि किस तरीके से वो अपने आप को कर्मचारी हितैषी, कर्मचारी के परिवार हितैषी बताती थी पिछले 18 सालों से, लेकिन आज तक कर्मचारी के परिवार के लिए और कर्मचारियों के डीए के लिए, पेंशनरों के लिए, उनके वेतनमान भत्ते के लिए आज दिनांक तक और खाली पड़े हुए पदों को भरने के लिए सरकार कदम नहीं उठा पाई, सिर्फ बात ही बात करती रही। मेरे साथी ने अभी एक शब्द का उपयोग करा, झूठ, कि शिवराज तो क्या कहते हैं, कमलनाथ जी 18 महीने झूठ बोलते रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि झूठ का अगर पर्यायवाची दूसरा नाम अगर 18 वर्षों में कांग्रेस नहीं कह रही, बेरोजगार नौजवान, पेंशनर, कर्मचारी, कर्मचारियों का परिवार और तमाम किसान परिवार अगर जानते हैं कि झूठ का दूसरा नाम शिवराज सिंह। लेकिन यहाँ पे अमित शर्मा जी, पहले भी तो है जहाँ पे किसान की कर्ज माफी का वादा आपने किया था। अब क्या इस बार चुनाव में ये मुद्दा रहेगा यहाँ पर? क्योंकि पिछली बार आपका किसान का कर्ज माफी का एक वादा था, इस बार के यहाँ पर पेंशनर्स के लिए रहेगा ये? अनन्या जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो कांग्रेस ने वचन पत्र दिया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, तो ये मेरे और आपके भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं है। विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने सरकार गिरने के बाद ये स्वीकार करा कि 21,53,000 किसानों का कर्जा कमलनाथ की सरकार ने माफ किया था। ये कांग्रेस ने नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात कि ये चुनावी बातें नहीं है। अगर सरकार और सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी में अगर दम है, अगर वाकई में कर्मचारी हितैषी है, तो आज शिवराज सिंह चौहान सत्ता में है, घोषणा करें और उसको घोषणा क्या पालन कराएं, उसका नोटिफिकेशन जारी कराएं कि जो पेंडिंग पेंशन है, जो पेंशन रोक दी गई है, उसको 10 से 10 लागू करा जाएगा। और रही बात ये कहा कि मेरे साथी ने कि केंद्र के अनुसार डीए और टीए और तमाम वेतनमान को 10 से 10 दिया जा रहा है, तो शायद इनको जानकारी नहीं है जी। मेरे पिताजी एक शासकीय कर्मचारी और शासकीय अधिकारी थे, मैं उनका पुत्र हूँ। हमने बचपन से लेकर सारी चीजें देखी हैं कि पिताजी की सैलरी कितनी हुआ करती थी, और जब सरकार वेतनमान को बढ़ाती थी, पेंशनरों के वेतनमान को बढ़ाती थी, आज भी जो 7वां और 8वां वेतनमान लागू सरकार ने कर दिया है,
जस से तस की बात करते हैं। ना पेंशनरों को आज तक मिला है, 5वें वेतनमान की विसंगतियां आज भी हैं। अग्रवाल आयोग की रिपोर्ट आज भी किसी सरकार ने पालन नहीं करा, और 18 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान कई बार कहते रहे कि हम अग्रवाल आयोग की रिपोर्ट जो कर्मचारी कल्याण बोर्ड आधार पर आधारित है, हम उसको जस से तस पालन करेंगे। मेरे विद्वान साथी अगर थोड़ी सी कर्मचारी परिवार के दुख और पीड़ा को जानते हो तो सिवाय घोषणा ना करें, तथ्यों पर बात करें। आज तक 5वां वेतनमान पूरी तरह जस से तस लागू नहीं है, 6वें की भी विसंगति है। एक एक कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अन्य जी सरकार से 86,000 से ऊपर एक एक कर्मचारी को लेना है। अधिकारी वर्ग तक तो और भी कारण है। जब भी बेरोजगारी दर जो लगातार बढ़ रही है, इनको चिंता इस बात की नहीं है कि लोग रोजगार से लग जाएं। उन्हीं लोगों को 58 साल से लेकर 60 साल कर दिया, 60 साल से लेकर 62 साल कर दिया, और फिर सरकार ने अब एक नया रूपा तैयार करने की कोशिश करी। इसलिए कर्मचारी कल्याण आयोग जो बनाए गए वो निराधार है, और कर्मचारियों के आज जी ही चलिए आवास अमित शर्मा जी, आपकी बात को समझ लेते हैं। हमारे साथ राजेश जौहरी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जौहरी जी, आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर अब कि इस मुद्दे पर जिस तरह से कमलनाथ जी ने एक बड़ा दाव खेला है यहाँ पर कि जो पेंशन है वो दे दी, या पुरानी जो पेंशन बहाली है उसको लागू किया जाएगा योजना को सरकार बनने के बाद। और ऐसा ही कुछ वादा जो है हमने 2018 में देखा था जब किसानों का कर्ज माफी की बात उन्होंने कही थी। लेकिन यहाँ पर भाजपा तो ये कह रही है कि सिर्फ लॉलीपॉप दिखाना हो रहा है वोटर्स को। क्या विपक्ष का इस टाइम पे ये वादा करना सरकार चुनाव के आने से पहले, ये किस तरह से दिखाता है यहाँ पे, क्या किस तरह देखते हैं आप इस मुद्दे को? अनन्या जी देखिए, जो ये मुद्दा है, कमलनाथ जी ने क्या कहा, भाजपा उसका क्या काउंटर कर रही है, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के अगर हम सोचेंगे तो पेंशन की जो पुरानी पेंशन की जो योजना है बंद क्यों की गई थी, इस पर सबसे पहले विचार करना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अचानक किसी को सनक चढ़ी और कोई हिटलर जैसा कोई आदमी आया, उसने कहा कि चलो आज से बंद। इसके लिए बहुत सारे कमीशन हुए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्तर पे उस पर स्टडी हुई, और बाकायदा जो गवर्नमेंट की तरफ से उसकी स्टडी हुई, और फिर इसे पाया गया कि इसको बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा खर्चा इसमें चला जाता है। मतलब जितनी सैलरी है उससे ज्यादा पेंशन का है, और बजट का जो अपना बजट है, टोटल बजट पूरे देश का, उसका एक काफी बड़ा हिस्सा इसमें चला जाता है। तो उससे बचने के लिए एक तरफ तो केंद्र सरकार देखिए अग्निवीर योजना ला रही है। अग्निवीर योजना लाने का मेन कारण ही ये है कि वो जो पेंशन वाला जो बोझ है उससे धीरे धीरे फेज मैनर में, धीरे धीरे मतलब एक दिन में नहीं, धीरे धीरे करके और चरणों में जाके वो उसका कम होगा। तो उस जो पैसा पेंशनों में जो पैसा जाता है उसका इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में होगा। ये है। अब तीसरी बात ये है कि ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा सिस्टम निकाल दिया है इस देश में जो बिजली फ्री पानी फ्री वाला। अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि इससे ना शिवराज जी अछूते रह गए, ना कमलनाथ जी अछूते रह गए। हर कोई कैसे भी करके लोगों को ये खुश करना चाहते हैं कि भाई हम आपके हितैषी हैं, आपको ये फ्री देंगे, आपको ये फायदा देंगे। और आप देखिए, एक चीज देखिए कि अगर इनको जो पेंशन वाला जो भी लोग भर्ती हुए हैं टाइम पे, जब वो भर्ती हुए उनकी जो भर्ती की जो शर्तें थी, उनको तो मालूम था ना कि हमको पेंशन नहीं मिलेगी। जैसा कि संविदा शिक्षक, आपको ध्यान होगा, जो आज से 93-94 में संविदा शिक्षक जब भर्ती हुए थे तो दे वर फुली अवेयर दैट देयर विल बी नो पेंशन फॉर देम। लेकिन उसके बावजूद फिर उन्होंने आंदोलन करके, कोर्ट का सहारा लेके, और फिर उन्होंने अपनी पेंशन चालू करा ली। और अब जो है उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई है कि एक ईयर के बाद जो लोग भर्ती हुए उनको पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा सिस्टम बना है। तो अब आप बताइए कि अब चौथी बात ये है सबसे बड़ी कि सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की संख्या समझ लीजिए जो जितनी भी होगी उससे कम से कम 5 गुना प्राइवेट संस्थाओं की, 5 या 6 गुना होगी प्राइवेट संस्थाओं की कर्मचारियों की संख्या। तो अब प्राइवेट संस्था का कर्मचारी, एक स्कूल को ही देख रहे हैं हम, तो एक 15,000 रुपये सैलरी वाला जो टीचर है, वो अपन किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, उसका जो काम वो जितना कर रहा है, और एक 70,000 रुपये सैलरी में जो सरकारी टीचर काम कर रहा है, इस 15,000 वाले की ग्रोथ की कोई चांस नहीं है। उसके मालिक और उस पर डिपेंड करता है। और 70,000 वाले को हर 6 महीने में, 1 साल में डीए भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। उसके बाद भी अपन देखते हैं कितने सारे वायरल वीडियोस रहते हैं उन टीचर्स का उदाहरण इसलिए दिया
क्योंकि हमको सबसे ज्यादा अच्छे से मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं जिसमें टीचर सो रहे हैं, जिसमें क्लास में वो स्वेटर बुने जा रहे हैं। तो 70,000 वाला स्वेटर बुन रहा है और 15,000 वाला पूरे इत्मीनान से पढ़ा रहा है, और प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट सरकारी स्कूल से ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो ऐसे में हमको इस समय बजाय राजनीति में एक दूसरे का विरोध करने के, हमको ये समझना पड़ेगा कि देश का फायदा इसी में है कि जो पेंशन योजना चालू की गई है नई वाली, जिसमें कि पेंशन नहीं दी जा रही है, उसके बदले में जो कुछ भी अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया वो सुविधाएं देकर और पेंशन नहीं दी जाती है, अगर उस पर ही रहेगा तभी देश का निर्माण सही तरीके से हो पाएगा और सारे काम हो पाएंगे। हम सिर्फ इसलिए कि इस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कुछ बोल दें, उस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, यहाँ पे आपने बात सही बताई है उसमें, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी लगातार अधिकारी यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, कई समय से जो है धरने पर बैठे हुए हैं, आगे भी जो है यहाँ पे फिर धरना प्रदर्शन की तैयारी है उनकी, तो ऐसे में इनका क्या, फिर इनसे संवाद कहीं ना कहीं यहाँ पर कम करने में सरकार यहाँ असक्षम नहीं दिखाई दे रही है? नहीं अनन्या जी, एक और बात देखिए, आप देखिए जिससे यूनियन बनती है, किसी भी डिपार्टमेंट में यूनियन बनती है, तो आप अपन शिक्षकों पे ही ले लो, अपन फिर से एग्जाम्पल शिक्षकों का ही देते हैं, तो उनकी यूनियन बन गई, उसको उस यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनको वो ना काम करते हैं ना कुछ करते हैं, और ये हम बिल्कुल जो ऐसा नहीं है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, उनकी काम करने की इच्छा नहीं रहती है, और दिन भर उनका यही काम रहता है, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, आज इसको उनसे मिलना है, आज ये प्रोग्राम करना है, और किस तरह से आंदोलन करना है। और बड़े अधिकारी उनसे डरते इसलिए हैं क्योंकि उन अधिकारियों के नीचे भी बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, बहुत सारी उन्होंने घपले करे होते हैं, उनका जो भी, तो इसलिए वो उनसे डरते हैं, वो उनकी कमजोरियां उनके पास होती हैं। तो उसका फायदा उठाकर ये जो आंदोलन जीवी जो कर्मचारी संघ के लोग होते हैं, ये हर डिपार्टमेंट के लोग, और ये काम करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और वो लोग उनका तो वजूद ही तब तक है जब तक आंदोलन चलेगा, अगर आंदोलन ही बंद हो गए तो उनका वजूद खत्म। आप देखिए हर महीने कर्मचारी लोग अपनी सैलरी में से कुछ एक निश्चित राशि देते हैं उस संगठन के लिए, तो वो संगठन ही बंद नहीं हो जाएगा अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो। और सिर्फ यही सब जवाब दिखाकर मैं राजेश जौहरी जी आपके पास वापस लौटूंगी। सतीश जी, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मुद्दा जो जनता जुड़ा हुआ मुद्दा है, चलिए मान लिया कि कांग्रेस जो भी यहाँ पर वादे कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे बात तो ये है ना, कई समय से जो है आंदोलन होता आ रहा है, लगातार यहाँ पर कर्मचारी जो है वो बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पे लगता है कि सरकार को एक आध बार बात तो करनी चाहिए थी ढंग से, ठीक तरीके से, या तो फिर विभाग में अच्छी तरह से बात करनी चाहिए थी। यहाँ पे जो लगातार ये आंदोलन कर रही है, मौका तो आपने दिया ना कांग्रेस को इस बात को यहाँ पर उजागर करने का कि यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली जो है वो यहाँ पर वापस लागू करने के लिए वो लोग वापस बोल रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो लागू कर चुके हैं, राजस्थान में भी लागू है। देखिए अनन्या जी, मैं बता दूं आपको, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक कहावत है कि आपके एक्शंस जो हैं वो ज्यादा तेजी से बोलते हैं। आप देखिए, मैंने बात बताई आपको कि 1 सितंबर से जो बढ़ा हुआ 34% का डीए है वो मिल रहा है, और हर माह 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार वित्तीय सरकार के ऊपर आ रहा है। लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों को हमने माननीय शिवराज जी ने इतना अभूतपूर्व कदम उठाकर के किया, इक्वल कर दिया। अब रही बात जो मैंने बताता हूँ आपको, जो हमारे बड़े योग्य मित्र हैं, मेरे मित्र हैं अमित जी, उठा रहे हैं, वो बड़ी प्रज्ञा के साथ बात करते हैं, लेकिन वो छुपा गए बुद्धिमत्ता के तौर से। मैं बता दूं, एक बात कह रहे हैं, माननीय कमल पटेल जी ने विधानसभा में कहा कि इन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया। इन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने का पूरा वादा किया था, जिसमें था लगभग 55,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी की बात की थी, और हमारे 80 लाख किसान उसके अंदर आते हैं मध्य प्रदेश के, तो उसमें से 20 लाख किसानों की बात करते हैं, और 20 लाख किसानों का वो कर्ज माफ हुआ जिसमें 5,000 करोड़ रुपए मात्र हुआ है। और जो 55,000 करोड़ रुपए के लिए इनको करते, तो 2 साल में इन्होंने 2 वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ का माफ कर पाए। 2 लाख तक के कर्ज में 2 लाख का एक भी किसान जिनका कर्ज माफ नहीं कर पाए, और 5 साल के लिए किसी भी सरकार को बनाने के लिए हमारे संविधान के यहाँ समय सीमा निर्मित है, तय है। तो ऐसे तो इनकी जो सरकार है, एक साल में 3,000 करोड़ का ही कर्ज माफ कर पाए हैं। तो ऐसे 18 साल जब हो जाते तब जाकर के 54,000 करोड़ तक पहुंच पाते, तब भी 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी हो रहती। तो देखिए, कांग्रेस धूर्त नहीं है तो क्या है, पाखंड करती कांग्रेस। चलिए, इस बात का जवाब लेते हैं आप सतीश जी। अमित शर्मा जी, आपने सुना क्या कुछ कहा है, यहाँ पर जवाब दीजिए। अनिल जी, एक तो ये जो चुनावी घोषणा करते करते भारतीय जनता पार्टी के सारे हमारे विद्वान साथी जितने हैं, वो भी क्या है कि चुनावी आंकड़ों में उलझ गए। अभी मेरे विद्वान साथी ने थोड़ी सी अगर जानकारी ले लेते सरकार से, तो कमल पटेल जी लिख के बताते थे कि उन्होंने कितनी घोषणाएं करी थी।
18 महीने के अंदर 18 महीने के अंदर जो 12 महीने 77 दिन लगे, उसमें से हमने कितने लोगों का कर्जा माफ करा, ये तो कमल पटेल जी ने विधानसभा के अंदर बता ही दिया। लेकिन आप इस बात से ध्यान रखिए कि मेरे विद्वान साथी आज अगर ये बताएं कि आपने इतने लोगों का कर्जा माफ कर दिया था, तो आपके हाथों में क्या मेहंदी लगी थी 15 साल से? आपने क्यों नहीं ये कदम उठा दिए? चलिए 5,000 करोड़ रुपए तो मेरे प्रवक्ता महोदय ने आज स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता स्वीकार नहीं करता कि कर्जा माफ किसानों का हुआ है। लेकिन अब उसमें मीन में निकालना कि ऐसा कर दिया और इतना कर दिया और इतने लोगों का कर दिया, तो 15 साल में ये काम शिवराज सिंह चौहान की भी सरकार कर सकती है। तो रही बात मीन में निकालना बड़ा आसान होता है, तो सरकार से पहले जनता के हित में काम करना एक अलग होता है, जो कमलनाथ की सरकार कर रहा है। दूसरी बात, अनन्या राजौरा जी ने जो बात करी, वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे कर्मचारी जगत हो, चाहे वो शिक्षक जगत हो, हर काम व्यवसाय की दृष्टि से करें या सरकारें व्यवसाय की दृष्टि से कोई काम चालू करें, इसके लिए मैं समझता हूँ सब चीजें ठीक नहीं होती। एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई बार हमें ऐसी योजनाएं चलानी पड़ती है, कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे पीड़ित और दुखी परिवार उस मुख्य धारा से जुड़ सके। आज उन्होंने उदाहरण दिया कि 15,000 का, अरे मैं कह रहा हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी हो रही है। आज जो अगर एडॉक पर भी कोई काम करता है और कर्मचारी की बुक पर भी अगर वो रेगुलर नियमित लगता है, तो उस पर भी कार्रवाई का अधिकार सरकार के पास है। ऐसे निकम्मे अधिकारियों को सरकार क्यों नहीं हटाती? और श्रमजीवी और राजनीतिक की भी ये जो नए शब्द आए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करने की अपेक्षा सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो मैं समझता हूँ कि शायद एक न्याय संगत बात होगी और मध्य प्रदेश एक नई मुख्य धारा से सही दिशा में दौड़ पड़ेगा। और रही बात कि जब लेकिन इसका वादा पहले तो नहीं किया आपने। जी, मेरी आखिरी बात है जी, कंप्लीट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी को बताना चाहता हूं कि जिनके घर कांच के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते। अगर कुछ चुनावी वादों की घोषणा अगर मध्य प्रदेश को चाहे कुपोषित राज्य बनाने में, चाहे वो महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बनाने में, महिला अत्याचार में नंबर 1 बनाने में किसी ने काम कराए, तो शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की सरकार ने करा है। 18 महीने की कमलनाथ की सरकार ने नहीं करा। जी, चलिए राजेश जौहरी जी, आपसे आखिरी में प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर कि पूरे मामले को लेकर जो है कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में आगामी समय में जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन गांधी प्रतिमा के नीचे जो है आंदोलन पे बैठेगी सभी कर्मचारियों के साथ। कितना फायदा इससे होगा कांग्रेस को आगामी चुनाव को देखते हुए? साथ ही यहाँ पर जिस तरह से हमने पहले भी जाना कि ये जो है जनता का मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सरकार जिस तरीके से सरकार और विपक्ष आमने सामने आ चुका है, किस तरह से ये फायदा पहुंचाएगा आगामी चुनाव में कांग्रेस को? है जब भी ये चुनाव, चाहे चुनाव में डायरेक्ट पोलिंग के समय या उससे पहले भी, आपने देखा होगा अभी झाबुआ में एक घटना हुई और कलेक्टर और एसपी को हटा दिया जी। तो कलेक्टर के ऊपर एक और इल्जाम लगा था, वो तो ठीक है, जो एसपी ने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन एक और इल्जाम ये लगा था कि लगातार अगर ये कलेक्टर कुछ दिन और रह गए तो इनकी 2 या 3 विधानसभा क्षेत्र इनके बीजेपी के चले जाएंगे। मुद्दा आप समझिए कि ये जो अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं, ये जब पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी करते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी करते हैं, तब तो जो करते हैं तो करते ही हैं, लेकिन वैसे भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ऐसे में अगर ये कांग्रेस इनको साथ लेती है तो निश्चित है कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा होगा उससे। और सरकारी कर्मचारियों की संख्या भले ही कम हो, उतनी ना हो, लेकिन उनके जो उनके रिश्तेदार और उनके पास एक तरीका है इन्फ्लुएंस करने का। कोई आदमी चाहे वो बिजली के ऑफिस में बैठा हो, चाहे वो शिक्षा के ऑफिस में बैठा हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में बैठा हो या किसी और ऐसी जगह बैठा हो, नगर निगम में बैठा हो, तो वो उसके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको अपने अपने काम रहते हैं। अब अमित शर्मा जी ने कहा कि ये जो लोग आंदोलन जीवी वाली बात है, तो वो आंदोलन जीवी इसलिए सही शब्द है, ठीक है। किसने चलिए राजेश जौहरी जी, क्षमा चाहूंगी मैं आपसे, थोड़ा सा यहाँ पे इस समय का अभाव है, इस चर्चा को ही विराम देना होगा। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।